हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गोल्ले की इसका चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज वीडियो स्टार्टिंग में स्किप मत करना। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि इस सीरीज की वीडियो लेट आई है, क्योंकि इसके पीछे की वजह मेरे पास टाइम ना होने का रीजन है, क्योंकि पूरा दिन मैं बाहर जॉब करता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो एडिट करने में मुझे थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन कोई ना, आप सभी के इस सीरीज को लेकर कमेंट आते हैं कि लॉन्ग वीडियो बनाओ। वीडियो 1 घंटे जितनी लॉन्ग तो नहीं है, पर मुझसे जितनी कोशिश होती है, जितना टाइम मिल पाता है, मैं उसी हिसाब से लॉन्ग वीडियो बना दिया करूंगा। अगर आप मेरी मेहनत और वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज थोड़ा और सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं इन फ्यूचर आपकी मनपसंद की वीडियो डाल सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल नहीं भी सब्सक्राइब करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भाई इसी तरह से मेहनत करेगा ताकि आप एक ना एक दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड की शुरुआत हमें क्लॉड को दिखाने से होती है, जो अपने किसी बिल्ले को पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम कह रहे हो कि हमारे मास्टर उस बुक स्टोर के अंदर थे। दोस्तों, एपिसोड 9 में हमें जो जासूसी करते हुए बिल्ला दिखाया गया था, वो शायद से क्लॉड नहीं था, बल्कि वो इसके जैसे दिखने वाला इसकी गिल्ड का कोई मेंबर था। अब वही बिल्ला आखिर इसे रिपोर्ट करता है, और बिल्ले की रिपोर्ट सुनने के बाद क्लॉड कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्लॉड वहां खड़ा होकर सोचने लगता है, मुझे जल्द से जल्द उनकी मदद के लिए और लोगों को वहां पर भेजना होगा। और आगे कहता है, जरा रुको, अगर उसे हमारा मास्टर भी नहीं संभाल सका तो मुझे इस तरह का फैसला लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई नुकसान होता है तो रिजल्ट खतरनाक साबित हो सकता है। और तभी वहां पर खड़ा क्लॉड का फोन बजने लगता है। क्लॉड हड़बड़ाहट में फोन उठाते हुए कहता है, ये शायद उसी इन्वेस्टिगेशन टीम का फोन होगा जो मैंने बुक स्टोर पर भेजी थी। और क्लॉड सीधा पूछता है, आखिर वहां की सिचुएशन कैसी है? और आके वो फोन को कान से लगाकर बोलता है, क्या हमारे मास्टर उस बुक स्टोर से आ रहे हैं? लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके मास्टर का होता है, जो क्लॉड कहकर बोल रहा होता है। और क्लॉड भी सर नाइट को यस सर में आंसर देता है और आगे बोलता है, आप कैसे हैं और आगे के लिए आपका हमारे लिए क्या ऑर्डर है? सर नाइट क्लॉड को बोलता है, 23वीं स्ट्रीट पर भेजी इन्वेस्टिगेशन टीम को वापस आने के लिए इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, क्योंकि हमें इस बुक स्टोर की क्लास को अच्छी तरह से सर्च करना होगा। और सर नाइट बोलता है, क्लास आई ये एक टॉप सीक्रेट है। सर नाइट के ऐसा कहने से क्लॉड पूरा हक्का बक्का रह जाता है। फिर हमें APDI की फुल फॉर्म बताई जाती है, जिसमें पहला एबनॉर्मल, दूसरा पैनिकी, तीसरा डिस्ट्रक्टिव और चौथा इंडिस्क्रिबेबल होता है। सर नाइट ने आई की बात की थी। क्लॉड को सर नाइट की कही बात समझ नहीं आ रही होती है और वो बोलता है, मास्टर आखिर ये सब क्या हो रहा है, और क्या वो पर्सन सच में एक बुक स्टोर का ओनर है? सर नाइट उससे अभी कॉल पर बात कर ही रहा होता है, तभी जाते जाते वो किसी को नोटिस करता है। और सर नाइट क्लॉड को बोलता है, क्या तुम्हारे साथ अभी कोई है? और क्लॉड घबराते हुए यस सर में आंसर देता है। और अगले ही पल क्लॉड के साथ जो बिल्ला था वो उसका गला दबाने लग जाता है और गला दबाते हुए बोलता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी आवाज से पता लग रहा है वो कितने ज्यादा गुस्से में है। और वो बिल्ले को कराटे चोप मारते हुए कहता है, आई एम सॉरी मास्टर, क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। सर नाइट उसको फोन पर चिल्लाता देख बोलता है, जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो तुम चुपचाप जाकर अपना कोई काम क्यों नहीं करते? और क्या तुम नॉर्थ आइलैंड पर जाकर आलू उगाना चाहते हो? सर नाइट की ऐसी बातें सुनने पर वो बेचारा शर्म से लाल होकर मना करने लग जाता है। फिर क्लॉड सर नाइट से फोन पर बात करके सोचता है, मुझे मास्टर बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। हालांकि जब वो गुस्सा होते हैं तो वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर तुम उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हो तो उसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तेज जुबान वाला, नरम दिल वाला, तेजस्वी रेडिएंट नाइट है। मेरे रिस्पेक्टेड सर जोसेफ का असल कैरेक्टर तो ऐसा ही अच्छा लगता है। क्लॉड आगे बोलता है, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं आपके कहने पर आपकी न्यू फाइल बना दूंगा, और मुझे यकीन है कि एल्डर्स भी इसके लिए मान जाएंगे। सर नाइट भी क्लॉड को न्यू फाइल बनाने के लिए उसको अप्रूव करने के लिए एग्री कर देता है। थोड़ी देर बाद क्लॉड सर जोसेफ की कही न्यू ब्लैंक आई फाइल बना देता है और बोलता है, जब वो वापिस आएंगे तो इसमें क्या भरना है वो खुद ही देख लेंगे। क्लॉड अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सर नाइट पीछे अचानक से आकर क्लॉड को सरप्राइज कर देते हैं, और क्लॉड बेचारा भी उनके अचानक आने की वजह से डर जाता है। सर नाइट स्टाइल से आकर क्लॉड को उसके किए गए काम के लिए उसको शाबाशी देते हैं और बोलते हैं, मेरे आने से पहले तुम्हारे साथ कौन था ये भूल जाओ, तुम्हें बस रियन को कैसे यूज करना है तुम्हें बस इतना ही याद रखना होगा। सर नाइट की भूल जाने वाली बात सुनकर क्लॉड बिल्ले को उठाता है और बोलता है, ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे भूल जाता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये हमारे इन्वेस्टिगेटर में से एक मॉरिसन ग्रैज है। ये एक जादुई परिवार से है जो अपना आकार बदलने में काफी एक्सपर्ट है, और सबसे जरूरी बात यह है कि शुरू से ही ये आपको अपना गुरु मानता है और आपका फैन है। यह आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका कट्टर फैन है। लेकिन सर नाइट तो काफी बिजी होते हैं और वो बातों से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। फिर सर नाइट बोलता है, क्या तुमने जो कहा क्या वो सच है? वैसे मैंने सुना है कि मैच परिवार के लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं, क्या यह सच है? क्लॉड उसको यस सर
कह के हाँ बोलता है। सर नाइट बोलता है वो उस पैसों को उन फालतू चीजों पर खर्च करने के बजाय वो सीधा इसे अपने सीनियर आइडल को क्यों नहीं दे देते। सर नाइट की ऐसी बातें सुनने पर क्लॉड मन ही मन गुस्सा होते हुए अपने सर की बुराई करते हुए कहता है इतना ग्रेट ट्रेडेड नाइट होने के बावजूद भी ये इतने लालची और दुष्ट कैसे हो सकता है। वो एक बच्चे से पैसे ठगना चाहते हैं, सच में ये कितना ज्यादा बेकार है। सर नाइट जो काम कर रहा होता है वो उस काम को पूरा कर लेता है और खुश होते हुए बोलता है फाइनली अब इसे सेव करने का वक्त आ गया है। दरअसल वो जिस फाइल पर काम कर रहा होता है वो सारी फाइल उन्होंने लिन जी की तैयार की होती है। फाइल रेडी करने के बाद सर नाइट उसको एंटर दबाकर सीधा सेव कर देते हैं। फाइल सेव करने के बाद वो बड़े मस्त अंदाज में बोलते हैं ये फाइल दूसरों को उस किताब की दुकान से दूर रखने के लिए काफी होनी चाहिए। बेशक अगर कोई बेवकूफ अभी भी इसे देखने के बाद जाना चाहता है तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर जोसेफ लिन जी की बुक पढ़ रहा होता है। वो बोलता है अभी फिलहाल के लिए इस वर्ड का असर शांत है और इस बुक को पढ़ने पर मेरे मूड पर भी कोई बदलाव नहीं आया है। ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। तभी सर नाइट को किसी की कॉल आती है। रिंग बजने की वजह से वो गुस्सा होते हुए कहते हैं पता नहीं इस वक्त कौन बेवकूफ मुझे फोन कर रहा है। जब सर नाइट पीछे मुड़ते हैं तब पीछे उनकी बेटी खड़ी होती है। अपनी बेटी को देख वो कहते हैं मेलिसा तुम अपना दूध का गिलास पीना मत भूलना। अपने फादर की ये बात सुनकर मेलिसा चिढ़ते हुए कहती है मुझे पता है फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं पहले जैसी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ और मैं पहले से ही अब नॉर्मल लेवल की कॉम्बैट नाइट कैप्टन हूँ। आपको हर समय मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तब मेलिसा के फादर सर नाइट उसको टोंट मारते हुए कहते हैं क्या सच में ऐसा है मेरे प्यारे बच्चे। वैसे मैं आपको लंबाई बढ़ाने के लिए दूध पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह का बर्ताव करती रही तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। और मेलिसा चिढ़ते हुए मन में कहती है डैम इट मेरे फादर है तो हट्टे कट्टे इंसान लेकिन इनमें मांसपेशियों को छोड़कर इनमें दिमाग तो है ही नहीं। तभी मेलिसा की नजर टेबल पर पड़ी लिन जी की बुक पर जाती है जिसे सर नाइट पढ़ रहा होता है। मेलिसा सोचती है ये कितनी अजीब बात है क्योंकि आज से पहले मैंने अपने फादर को कभी बुक पढ़ता नहीं देखा और ना ही मैंने ये किताब पहले कभी नहीं देखी। मेलिसा उस टेबल पर पड़ी बुक को खोलकर पढ़ने लगती है और मेलिसा उसके सारे पन्ने चेक करने लगती है। मेलिसा जब उस बुक को पढ़ना शुरू करती है तो वो उसे पढ़ती ही रह जाती है क्योंकि मेलिसा को उस बुक में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिल जाता है जिसे वो बड़ी गौर से पढ़ रही होती है। तब सर नाइट चलते हुए वहीं बुक के पास आ रहा होता है। वो फोन पर किसी को चिल्लाकर बोलता है तुम सभी बेवकूफ हो, मुझे परेशान करना बंद करो। वो दुकानदार बिना किसी प्रॉब्लम के मुझे फेल करने में कामयाब रहा। क्या तुम उल्लू के पट्टे में से कोई ऐसा कर सकता है? यदि कोई कर सकता है तो मैं तुम्हारे लिए एक क्लासिफाइड फाइल खोलूंगा। बेवकूफों कुछ भी पागलों वाली हरकत करने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हारी गलतियों की वजह से कुछ भी हुआ तो मैं तुम बेवकूफों को नहीं बचाऊंगा। और सर नाइट गुस्से में दरवाजे पर पंच मारते हैं। इससे मेलिसा को मालूम चल जाता है कि उसके फादर यहीं पर आ रहे हैं और वो घबरा जाती है और मेलिसा फौरन बुक को वहीं पर बंद कर देती है और वहां से डर के मारे जाने लगती है। उसके जाते टाइम वहां पर सर नाइट भी आ जाता है। सर नाइट मेलिसा को पीछे से आवाज लगाते हैं जिससे मेलिसा बेचारी डर जाती है और वो समझती है कि शायद से उसके फादर ने उसे बुक पढ़ते हुए देख लिया है। लेकिन सर नाइट तो उसको दूध का गिलास पीने के लिए एक बार फिर से रिमाइंड करवाते हैं ताकि वो दूध पीना ना भूल जाए। और अपने फादर से ये सुनने के बाद तो उस बेचारी की जान में जान आ जाती है और वो शुक्र मनाती है कि वो पकड़ी नहीं गई और मेलिसा वहां से हड़बड़ाहट में दरवाजे को बंद करके चले जाती है। मेलिसा के ऐसे बिहेवियर को देख के सर नाइट सोचने लगता है कि आजकल के बच्चे क्या इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं जो बगावत पर उतरने के लिए तैयार हैं। फिर सर नाइट अपनी फैमिली पिक्चर देखने लगते हैं और उस पिक्चर को देखकर वो बस यही कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी पहले जैसे अच्छे से हेल्थी और बड़ी हो। मेलिसा अपने रूम में आकर हैरानी से सोचने लगती है आखिर वो किताब किसने लिखी है? क्या इसका हीरो एल्फ किंग कैंडेला हो सकता है? आखिर उस बुक में लिखी स्टोरी इतनी शानदार और रियल कैसे हो सकती है? और मेलिसा चिल्लाकर कहती है लेकिन सबसे जरूरी बात, मैंने इसे अभी तक खत्म नहीं किया, मैं इसके इंटरेस्टिंग भाग तक पहुंचने ही वाली थी। फिर मेलिसा बेड पर लेट कर बोलती है यार मैं देखना चाहती हूँ आगे क्या होता है। और वो अपने फादर को गालियां देते हुए बोलती है स्टूपिड डैड, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हैंडसम होने के अलावा वो सिर्फ एक बेकार बेवकूफ इंसान है। और आगे उदास होते हुए मेलिसा कहती है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके जैसा इस दलदल में फंसा इंसान इस तरह की किताब पढ़ेगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। फिर मेलिसा कहती है मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना था कि उन्होंने ये बुक किसी हाईली क्लासिफाइड बुक स्टोर से ली थी। किसे पढ़ी है कि ये सिर्फ एक किताब की दुकान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है वो दोनों बुढ़े दोस्त किताब की दुकान जैसी जगह पर नहीं रहेंगे। और मेलिसा अपने पास से डेटाबेस परमिशन असेस क्लास आई की को समन करती है। उस की को समन करने के बाद मेलिसा के सामने बड़ी
विंडो ओपन हो जाती है जिसमें से अब वो बुक स्टोर का पता लगाने वाली है और वो बोलती है मेरी माँ ने मरने से पहले उन्होंने ये की मुझे दी थी क्योंकि आफ्टर ऑल वो सभी रेडिएंट नाइट्स में से बेस्ट थी। फिर मेलिसा अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी मॉम को थैंक्स बोलती है और साथ में अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि उस बुक को पढ़ने के बाद मैं आप जैसी एक एक्सीलेंट नाइट बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेलिसा बुक स्टोर की डिटेल निकालना शुरू करती है जिसे वो इजिली इसकी डिटेल और पता भी निकाल लेती है। मेलिसा कहती है जैसे मैंने सोचा था इन दोनों बुड्ढों में दोस्ती जैसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती थी कि ये मैटर इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या वहां पर जाकर खुद देखना चाहिए। फिर मेलिसा की नजर साइड पर रखे दूध के गिलास पर पड़ती है। गिलास को देखने से वो अपना मुंह फुला लेती है और अपने फादर की कई बात सोचने लगती है, लेकिन ज्यादा नखरे ना दिखाते हुए वो उसे एक ही बार में पी लेती है। दूध पीने के बाद मेलिसा अपने दोनों बूबीज को देखती है और सोचती है ये दोनों भी जल्दी बड़े होंगे। फिर सीन चेंज होकर लिन जी के बुक स्टोर का दिखाया जाता है और मौसम ठीक न होने की वजह से बाहर जोरदार बारिश पड़ रही होती है। बारिश ज्यादा होने की वजह से लिन के बुक स्टोर में पानी आना शुरू हो जाता है जिसे वो साफ कर रहा होता है। वो बोलता है ये भारी बारिश काफी लंबे समय से हो रही है, 1 वीक से ज्यादा हो गया है और ये अभी भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। लिन थक कर परेशान होते हुए बोलता है इस भारी बारिश में मुझे कस्टमर तो नसीब नहीं होने वाले, इससे अच्छा ये कुछ दिन नॉर्मल ही निकल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। लिन सुबह की बात सोच रहा होता है कि आज सुबह जब मैंने देखा कि पूरे स्टोर में पानी भर गया है तो मुझे लगा कि मुझे स्टोर से बाहर निकलना होगा, लेकिन लकीली सारी किताबें सेफ है। लिन खुश होते हुए कहता है ये अच्छी बात है कि आखिरकार मैंने इसे साफ कर लिया है, ये बहुत थका देने वाला था, अब फर्श पहले जैसा नया और अच्छा लग रहा है, सच में मैं कमाल का हूँ। फिर लिन शॉप के बाहर शॉप ओपन का साइन बोर्ड लगा देता है। वो शीशे साफ करते हुए कहता है मुझे हैरानी है कि क्या उस बिल्ली को अपना घर मिल गया होगा, ऐसे भयानक मौसम में बाहर घूमना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और लिन अपने काम को बड़े मजे से कर रहा होता है। तभी सीन किसी बंदे पर शिफ्ट होता है। वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि ये बेकार का कचरा टीवी और ये बाहर हो रही बारिश दोनों ही ज्यादा बकवास है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है। और ये कोई मोटू सा बंदा होता है जो टीवी को पीटता हुआ कहता है ओ गॉड क्या मुझे कोई इस झंझट से बचा सकता है। वो मोटो कहता है ये टीवी बिल्कुल ठीक है, तो क्या इसका मतलब वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये किसी तरह का ट्रिप्ड फ्यूज भी हो सकता है। वो मोटो अपना अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है भाड़ में जाओ, इसका सर्किट तो बाहर लगा हुआ है और मैं इस तेज बारिश में बाहर नहीं जाना चाहता। वो मोटा प्लानिंग बनाते हुए सोचता है जरा रुको, साइड से अगले दरवाजे वाला आदमी मेरी कुछ मदद कर दे। मोटा लिन का दरवाजा नॉक करते हुए सोचता है आखिरकार वो एक अच्छा लड़का है और लोगों की मदद करना उसे काफी ज्यादा अच्छा एहसास दिलाता है। वो मेरी मदद करने का मौका देने के लिए मुझे शुक्रिया अदा भी करेगा। वो खांसने की एक्टिंग करता हुआ लिन को बोलता है अरे मेरे प्यारे पड़ोसी क्या तुम मौजूद हो। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आती है क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको मेरी मदद की जरूरत है। वो मोटा लिन का जवाब सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है आखिरकार बकरा मेरे जाल में फंसी गया। वो लिन को प्रॉब्लम समझाने के लिए एक नोट लिख देता है और साथ ही में ये भी लिख देता है मैं अभी बिजी हूँ और मैं बाहर नहीं आ सकता, क्या आप जाकर प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ सकते हैं। मोटा खुश होते हुए कहता है सर्किट ब्रेकर मेरी दुकान के पिछले दरवाजे के पीछे दीवार की दाईं ओर लगा हुआ है। लिन बहुत खुश होते हुए आंसर करता है जरूर मैं आपकी हेल्प के लिए मैं उसकी जांच करूंगा। और तभी अगले ही पल लिन को एक झटका लगता है। वो बोलता है ये महसूस ऐसा महसूस मुझे पहले भी हुआ है और लिन के सामने वही पिछले एपिसोड में दिखाई जाने वाली वेनम जैसी शैडो सामने आ जाती है और दिखने में वो थोड़ा डरावना लगता है। लिन इस बार उसको देखकर घबराता नहीं है बल्कि वो तो उसका हाल चाल पूछने लग जाता है और उसको इंकी नाम से पुकारता है कि बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ तुम्हें मैं इंकी, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। इंकी लिन को बाहर की ओर इशारा कर रहा होता है। लिन भी उसके कहने का मतलब समझ जाता है और इंकी को बोलता है बाहर, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। वो इंकी अपना सिर हिलाते हुए लिन को हाँ में जवाब देता है। लिन इंकी को उसकी मदद करता देख कहता है सच में ये कितना ज्यादा पोलाइट और क्यूट है। पिछली बार उसने कहा था कि किताबें उधार देने से इंकी को मदद मिल सकती है, जरूर इसी वजह से ये अपना भार चुकाने के लिए मेरे सामने आया होगा। लिन सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे मना कर दूं तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, ये बस मेरी मदद करने के लिए आया होगा। लिन उसको कहता है तो ठीक है मैं ये काम आप पर छोड़ रहा हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया इंकी। इंकी लिन की हेल्प करने के लिए बाहर बारिश में सर्किट बॉक्स के पास आ जाता है जहाँ पर उस मोटे ने जाने को कहा था। इंकी उस सर्किट बॉक्स का हैंडल नीचे करके उसको ऑन कर देता है। मोटा अंदर बैठा हुआ आराम से पॉपकॉर्न खा रहा होता है और उसका टीवी अब इजीली चलना शुरू हो जाता है। टीवी चलता देख वो मोटा खुश होकर हंसने लग जाता है और बोलता है ऑलराइट इसके लिए थैंक यू, मैं अगली बार आपसे ही मदद मांगूंगा।
इंकी सर्किट बॉक्स को ऑन करके अंदर लिन के पास आ जाता है और लिन उसको वेलकम करता है। फिर मोटा आराम से टीवी देखता हुआ कहता है, मेरा नेबर सच में कितना ज़्यादा काइंड है, उसने बिना कोई झिझक किए मेरी मदद कर दी। मोटा जब अपनी दोनों आंखों को खोलकर सामने की ओर देखता है तो वो बेचारा डर के मारे कांपने और रोने लग जाता है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाता है, क्योंकि मोटे के सामने उसके टीवी पर वही शैडो वैनम आ गया होता है। अगले सीन में उसके रूम में बस चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। पता नहीं इंकी ने उसका क्या हाल किया होगा। अगले सीन में लिन रिलैक्स होते हुए कहता है, आज अच्छा काम करने के लिए एक और अच्छा दिन आ गया है। तभी लिन की स्टोर की घंटियां बजने लगती है और लिन सामने की ओर देखकर अपने कस्टमर के लिए वेलकम कहता है और लिन थोड़ा हैरान होते हुए सोचता है कि इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है। तभी अंदर एंट्री होती है बुढ़े ओल्ड वाइल्ड की, जो अंदर आते सार लिन को इस वक्त आने के लिए माफी मांगता है। लिन उसको देखने के बाद बोलता है, ओह ये तो आप हैं ओल्ड वाइल्ड, आपका फिर से इतनी जल्दी कैसे आना हुआ। लिन उसको देखते हुए मन में सोचता है, मास्क पहनने के बावजूद भी ओल्ड वाइल्ड का फैशन सेंस इतना ज्यादा खराब नहीं है और ये तो पूरा इंग्लिश जेंटलमैन जैसा अंग्रेज दिख रहा है। आगे लिन पूछता है, इस मौसम के बावजूद आप मुझसे मिलने आए, क्या आपको कुछ अर्जेंट है ओल्ड वाइल्ड। फिर ओल्ड वाइल्ड लिन को मस्का लगाते हुए बोलता है, आपके द्वारा दी गई चीज इस मौसम से भी ज्यादा महान है। इस बार मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए आया हूँ। लिन उसको आंसर करता है, मैं पिछली बार आपके गिफ्ट से पहले ही काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। आज आप किस तरह का प्रीशियस गिफ्ट लाए हैं, इसे लेने के लिए पहले मुझे एक बार फिर से सोचना होगा। लिन जी की ऐसी बातें सुनकर ओल्ड वाइल्ड सोचता है, मिस्टर लिन इस बार भी काइंड हो रहे हैं। पहले का दिया हुआ गोरगल गिफ्ट इस गिफ्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अभी भी बहुत अच्छे हैं और मेरी फीलिंग्स की परवाह करता है। ओल्ड वाइल्ड कहता है, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हो, लेकिन ये आपको बेहतर सेवा सर्व कर सकता है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। लिन कहता है, मिस्टर ओल्ड वाइल्ड मैंने आपके लिए इतना कुछ भी नहीं किया है जितने आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। ओल्ड वाइल्ड कहता है, मिस्टर लिन इस प्रेजेंट को तैयार करने के लिए मैंने अपने पूरे 2 साल स्पेंड किए हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। ओल्ड वाइल्ड जो लिन को गिफ्ट देता है वो एक ड्रीम कैचर होता है। दिखने में शायद से ये किसी झूमर जैसा लग रहा होता है। लिन भी उस गिफ्ट को देखकर सोचता है, ये तो ड्रीम कैचर है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड वाइल्ड मुझे ऐसा कुछ देगा। लिन अपना पास का सीन याद करता है और कहता है, पिछले कई सालों पहले मैंने यहाँ फंसने से पहले एक कल्चर इवेंट में गया था जहाँ पर मैंने ड्रीम कैचर के बारे में सीखा था। वो बंदा लिन को ड्रीम कैचर के बारे में बता रहा होता है कि ये अमेरिकन और इंडियंस लोगों का एक कल्चर का सिंबल है। उस अंकल का मानना है कि रात की हवा सपनों से भरी होती है, केवल एक ड्रीम कैचर ही बुरे सपनों को छांट सकता है और अच्छे सपनों को कैद कर सकता है। उस इंडियन ओल्ड मैन से और अधिक बात करने के बाद मुझे इस बारे में पता चला कि ये मेल ह्यूमंस और स्पिरिट्स के बीच के कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ लिन उस गिफ्ट को देख ओल्ड वाइल्ड से कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ कोई फिर से ड्रीम कैचर देखूंगा। ओल्ड वाइल्ड कहता है, आप मुझे हाईली एक्सपीरियंस्ड और वेरी नॉलेजेबल पर्सन लगते हो। लिन सोचता है, देखने में इसकी क्वालिटी से पता चलता है कि ये बड़ी मेहनत से हाथ से तैयार किया हुआ है। फिलहाल बाहर आए तूफान के कारण मेरी नींद काफी ज्यादा खराब हो गई है और इस टाइम सच में ये कितना ज्यादा थॉटफुल गिफ्ट है। और लिन मुस्कुराता हुआ ओल्ड वाइल्ड को कहता है, ये वही गिफ्ट है जिसकी मुझे अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। लिन की बात सुनकर ओल्ड वाइल्ड लिन को अपनी खतरनाक नजरों से देखने लगता है और जाते टाइम ओल्ड वाइल्ड कहता है, मेरे लिए ये एक गर्व की बात है कि ये आपको अच्छा लगा। ओल्ड वाइल्ड मन में सोच रहा होता है कि इससे मिस्टर लिन को सपने अच्छे तो आएंगे, लेकिन इसका एक खतरा भी है। बिना किसी विल पावर के ये फौरन किसी की भी सोल को क्रश यानी कि तबाह कर सकता है, लेकिन मिस्टर लिन की विल पावर हाई है, जिस वजह से ये इस तोहफे का भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। और स्टोर से जाते हुए वो लिन को स्वीट ड्रीम कहकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद सीन एक टावर का दिखाया जाता है जिसमें एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से हमें के ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई नजर आती है। तब मैक्स उसको बचाने के लिए अपनी चेन उसकी तरफ थ्रो करता है और उसकी चेन के की बेल्ट में फंस कर नीचे गिरने से बचा लेती है। के अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लैंड होने पर मैक्स को शुक्रिया बोलती है। मैक्स उसको अपना ध्यान रखने को कहता है और उसको बताता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास मैजिशियन भी होंगे। मैक्स जी जीशु को मैजिशियन से अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरी तरफ एक मैजिशियन जी जीशु पर हमला करने के लिए अटैक रेडी कर रहा होता है। दूसरी तरफ जी जीशु वहां से बड़ी स्पीड
से भाग रही होती है क्योंकि जी जीशू पर अटैक करने के लिए उसके पीछे एक बड़ा सारा सांप होता है जो कि उसको खाने के लिए अपना बड़ा सारा मुंह खोलता है। जी जीशू उसके अटैक से बचने के लिए उसकी तरफ घूमकर एक पीछे की तरफ जंप लगाती है। जैसे ही उस सांप का खुला मुंह उसके पास आता है तभी एक भेड़िए का पंजा उस सांप के मुंह को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। वो पंजा किसी और का नहीं बल्कि जी जीशू का होता है जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगती है और अगले एक ही झटके में वो उस बड़े सांप को बीच में से फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर देती है और एकदम टेरिफाइंग लुक देते हुए सबको मारने के लिए तैयार हो जाती है। जो मैजिशियन उस सांप को कंट्रोल कर रहा था वो भी खून खांसने लगता है। उसके साथ के बाकी दोनों कहते हैं उस कमीने हेलिक्स ने कभी इस लड़की का जिक्र क्यों नहीं किया कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। और जो मुंह से खून खांस रहा होता है वो कहता है इसका कोई डर मत रखो, ये खूनी भेड़िया सिर्फ आग से डरता है, तुम बस नाइट्र और सल्फेट तैयार करो। फिर उसका बंदा कहता है लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, हम अब और देर तक टिक नहीं सकते। और वो मिलकर प्लान बनाते हैं। अभी भी वो पैनिक लेवल पर है और जी जीशू अपनी ट्रू फॉर्म में आने पर एक जोरदार रोर लगाती है। तभी के जी जीशू को बताती है मैम सभी हंटर्स के लिए ये वो पावर है जिसका उन्होंने सपना देखा है और आप इस पावर से हंटर्स को एक पूरी नई दुनिया में ले जा सकते हैं। लेकिन वो पर्सन जिसने ये सब मुश्किल खड़ी की और जिसने उसकी मदद की 23वीं स्ट्रीट का कोई बंदा है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही उसके गोल्स के बारे में मालूम है। मैक्स के पास आकर उसको ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है हमें सिर्फ उसके पीछे रहने की आवश्यकता है और बाद में हम अपनी ग्लोरी शेयर करेंगे, बस यही हमारी एकमात्र ड्यूटी है। के भी मैक्स की सभी बातों को सुनकर ऑलराइट में आंसर करती है और मैक्स के को बैटल में उतरने के लिए कहता है क्योंकि अभी तक बैटल खत्म नहीं हुई होती और तीनों मैजिशियन फायर अटैक करने के लिए फायर स्पेल कास्ट करते हैं जिस अटैक का नाम लिविंग फायर होता है। जब वो अटैक करते हैं तब उनकी आग की लपटें काफी ज्यादा होती है जिससे वो सीधा जाकर जी जीशू पर लगती है। उसको इस अटैक से बचने में काफी ज्यादा परेशानी आती है और इससे जी जीशू की स्किन जलना भी शुरू हो जाती है। अटैक से बचने के लिए जी जीशू अपनी ब्लैक फॉर्म में आ जाती है। जी जीशू के ऊपर एक बड़ी डीमन आई होती है जो कि शायद से उसको हील करने में हेल्प करती है। तभी वो तीनों मैजिशियन अपनी फायर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे जी जीशू को अब और ज्यादा मुश्किल आना शुरू हो जाती है। जी जीशू को परेशानी में देख के और मैक्स उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं और मैक्स तो एक मैजिशियन की बॉडी में अपना ब्लेड भी घुसा देता है। तभी उन दोनों को एक धमाका सुनाई देता है जो कि जी जीशू की तरफ से आया हुआ होता है और के चिल्लाकर जी जीशू को मैम कहकर बुलाती है और दूर खड़ा कोई उनकी फाइट देख रहा होता है। वो अपने साथ वाले को युआन नाम से बुलाता है और कहता है मुझे लगता है कोई इनकी हेल्प कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि नोकिन के पास अभी भी कोई ऐसा है जो कि इस बीस्ट फॉर्म को कंट्रोल कर सकता है। वैसे क्या तुमने बूढ़े वाइल्ड को देखा है? सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर के लोगों ने हमें बताया था कि वो 23वीं स्ट्रीट पर दिखाई दिया गया था। तो तभी उस बंदे के पीछे जी जीशू एकदम खतरनाक तरीके से एंट्री लेते हुए निकलती है। जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ती है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है डैम इट, मैं लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये ड्रीम बीस्ट वोल्फ अपनी डायमेंशनल ट्रैवलिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इससे भी जरूरी ये बात है कि इस बेड़े ने यहाँ टेलीपोर्ट होने के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढे। और इतने में जी जीशू उसे कुछ करने का मौका देती तभी वो उस पर लपक कर उसको नीचे पटक देती है और अपने बड़े जबड़े से उस बंदे के बाजू अपने मुंह में पकड़ लेती है और वो बंदा दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। अपने दोस्त युआन को हेल्प के लिए पुकारता है और युआन भी उसकी हेल्प के लिए एक तगड़ी फाइट फॉर्म में आ जाता है और जी जीशू पर वेटिको फ्लैश स्पेल से अटैक करता है। जी जीशू पर इसकी वजह से प्रेशर पड़ना लग जाता है। वो कहती है ऐसे पावरफुल स्पेल कास्ट करने के लिए रिफाइन लैंग्वेज का यूज होता है, जरूर ये एक स्किल्ड पावरफुल ब्लैक मैच है। और मौके का फायदा उठा के हेलिक्स जी जीशू को पकड़ के नीचे पटक देता है और अपना खंजर निकाल कर उसको मारने लगता है। तभी जी जीशू अपना जोर लगाकर वहां से बचती है और साथ में अपने जबड़े से उसका पूरा बाजू उड़ा देती है। लेकिन हेलिक्स ब्लैक मैजिशियन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। युआन फौरन एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे जी जीशू अपने पीछे ब्लैक ओरा को फील करती है क्योंकि उस बंदे ने अब की बार पावरफुल अटैक रेडी किया होता है जो कि पर्पल डार्क ओरा होता है और इस अटैक का नाम फायर स्पेल सन ऑफ डीसे होता है। जी जीशू अपने सामने इस अटैक को देखकर घबराने लग जाती है और कहती है खतरनाक, ये सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं उसकी ओपोनेंट नहीं हूँ फिर भी मैं मरने जा रही हूँ, क्या मेरे पास अब भागने के लिए टाइम भी है या नहीं। उस अटैक की वजह से जी जीशू धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं और अटैक को झेल ना पाने की वजह से वो मुंह से खून खांसने लगती है।
युआन हेलिक्स के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। हेलिक्स उसे हाँ में जवाब देता है। हेलिक्स युआन को कहता है ऐसे लगता है कि तेजस्वी का ऑनर हमारी 100 से भी ज्यादा पावरफुल है। और हेलिक्स अपने पुराने कटे हुए बाजू की जगह नया बाजू उगाना शुरू कर देता है। युआन हेलिक्स को कहता है आपका मतलब इससे है कि उसके पास भी टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं। हेलिक्स बताता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बल्कि इससे भी ऊपर की दर्जे वाली पावर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। आगे हेलिक्स कहता है मुझे और भी जरूरी काम करना है, तुम जाओ और जाकर देखो युआन, क्योंकि वो वर्ल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हेलिक्स जाता हुआ युआन को एक डार्क एग निकाल के दिखाता है और डेविल स्माइल देते हुए हंसता है और पूछता है युआन तुम्हें क्या लगता है कि इसमें से क्या निकलेगा। युआन उसको हैरानी से देखते हुए कहता है क्या एक ड्रीम बीस्ट। जब युआन को समझ आती है कि आखिर इसमें क्या चीज है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हमें एक भयंकर मुंह दिखाया जाता है जिसे युआन गॉड कह रहा होता है, ए रियल गॉड। आज की इस वीडियो की एंडिंग यही होती है। आज की वीडियो में आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलिए। और हाँ, अब से मैं सिर्फ यही एक सीरीज रेगुलर कंटिन्यू रखने वाला हूँ ताकि आपको लॉन्ग वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आए। बाकी की बात मैंने ऊपर बता दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। और हाँ, अब तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत भागना ताकि आप ऐसे ही मेरे चैनल पर मज़े लेते रहो। शुक्रिया।